नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से वीर बाल दिवस पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और सीएम साय ने मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य रैली में करीब 5000 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। रैली में सिख परंपरा की वीरता को दर्शाती गतका जैसी साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरणादायी झांकियों ने उपस्थित जनसमूह को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम दशम गुरु गोविंद सिंह जी की साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल और 7 साल के अल्पायु में साहिबजादों ने जिस अदम्य साहस, आस्था और बलिदान का परचम लहराया, वो मान इतिहास में अनुकरणीय है। सीएम साय ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में भी साहिबजादे किसी दबाव में आगे नहीं झुके, अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए और धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह बलिदान सिर्फ सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम साय ने कहा कि सिख धर्म की ये गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व का विषय है। नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान और मूल्यों से परिचित कराना हमारा नैतिक दायित्व है। दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी शौर्य गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है, तो उनका धन्यवाद करते हैं। और आज यहां पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के और स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। खालसा स्कूल तय किया गया है। खालसा स्कूल में उधर कांकेर जिले के दुरुकोंदल ब्लॉक में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर रेत माफिया नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए तहसील कार्यालय दुर्ग कोंदल का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों और युवा कांग्रेस का आरोप है कि क्षेत्र की नदियों में ठेकेदारों द्वारा बेखौफ होकर चैन माउंटेन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है बल्कि शासन को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये सब प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे से हो रहा है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा अवैध रेत के संबंध में ज्ञापन दिया गया था 2 दिन पहले, क्योंकि वह सत्ता कारण उसको जांच भी किया जा सका है। अभी सरकार से भी बात हुआ, अभी पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से अभी वर्तमान में इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। जैसे बल उपलब्ध होगा जरूर उस पर जांच किया जाएगा। गलत तरीके से अवैध खनन किया जा रहा होगा तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आज से 4-5 दिन पहले माननीय तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन देकर यहाँ पर जो दुरुकोंदल क्षेत्र में जो अवैध तस्करी का काम चल रहा है, आज जो दुरुकोंदल में जितनी भी नदियां और उनके घाट हैं, वहां पर बाहर से आकर लोग भारी मात्रा में रेत की तस्करी कर रहे हैं, जिसके विरोध में हमने इनको ज्ञापन दिया था कि इस तरीके का जो अवैध व्यापार यहाँ पर चल रहा है भाजपा के संरक्षण में, उसे बंद करवाइए। परंतु जैसा ही ज्ञापन दिया, यहाँ पर 2 रेत खदान और खुल गई।
तो कहीं ना कहीं ये उजागर होता है कि शासन और प्रशासन इन रेत तस्करों के साथ मिले हुए हैं। रेत तस्कर एक तो रेत निकाल रहे हैं, साथ साथ में जो ग्रामीण जन है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। रोज मारपीट की स्थिति नौबत हो रही है। परसों भी एक रेत घाट में बहुत ज्यादा मारपीट की घटना सामने आई। तो मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह शासन क्या किसी का मृत्यु होने का इंतजार कर रही है? बिलासपुर में आगामी 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2025 में 3100 युवा भागीदारी करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बेहतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा महोत्सव के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनुजा सलाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया के सभी साथियों, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का जो राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी तैयारियों के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए भारत सरकार युवाओं को मंच प्रदान करने के लिए, उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष करती है। 2026 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव चल रहा है। पहले चरण में हमारे राज्य में हमने जिले स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तरीय युवा उत्सव में चयनित प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। खबर पंखांजूर से है, जहां लोक निर्माण विभाग की गंभीर लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। 14 चक्का वाहन पुलिया पर अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक और उसकी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुलिया को लेकर कई बार शिकायतें की गई, परंतु न तो इसका चौड़ीकरण किया गया और न ही सुरक्षा को कोई पुख्ता इंतजाम हुए। लगातार हो रहे हादसों और प्रशासनिक अनदेखी के विरोध में शिवसेना पंखांजूर इकाई में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पुलिस के तत्काल निरीक्षण, चौड़ीकरण और निर्माण कार्य शुरू होने तक अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। साथ ही शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा गया है पूरा पार्टी की तरफ से, शिवसेना आईबीटी की तरफ से। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहा है 39 पुलिया जो 33 के जैसे ही पार होते हो, जो जर्जर पुलिया का जो हालत है, जिसमें न रेलिंग है, आए दिने वहां पे दुर्घटना होता रहता है। करीबन मैजिक 14 चक्का गाड़ी रिसेंटली घटना है, कल की घटना है, जिसमें एक बड़े मालवाहक जो ट्रक है वो गिर चुका है, जिसमें जान माल की क्षति हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले ही एसडीएम साहब जी को हमने ज्ञापन सौंपी है। इसके बारे में कोई भी ना कोई इसके ऊपर निराकरण किया गया है, ना इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया है। आज रेलिंग नहीं है, सकरी पुलिया है,
आए दिन कम से कम 12 से 13 नीचे गाड़ी गिर चुका है। आए दिन ऐसा घटना घटित होगा तो जो साधारण जो जनमानस है उनका क्षति होता है। खबर भिलाई छत्तीसगढ़ से है, जहां खुर्शीपार स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर के आसपास लंबे समय से पड़े बिल्डिंग मटेरियल को लेकर कॉलेज प्रशासन और जनभागीदारी समिति ने नाराजगी जताई है। जहां इस दौरान दोनों ने नगरपालिक निगम जोन 4 शिवाजी नगर को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की। तो पत्र में उल्लेख किया गया कि बिल्डिंग मटेरियल के कारण परिसर की साफ सफाई प्रभावित हो रही है, गाड़ियों की आवाजाही से अध्ययन कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। बता दें कि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भी राजू ने जो है जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जी, आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं खुर्शीपार मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं थी, जिसमें की है जोन आयुक्त और जोन 4 में के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय परिसर में जो आपका ऑडिटोरियम बना है वो दिन के वक्त भी चालू रहता है और उसके कारण से क्या है, शिक्षा और शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का डेरा लग रहता है पूरा महाविद्यालय में और साथ ही साथ उधर आसपास के जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग, उन लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वे अपना सामान गिराए और वहां बेचें। इस संबंध में मैंने जोन आयुक्त, कमिश्नर और कलेक्टर को पूर्व में आवेदन दे चुका है। साथ ही साथ थाना प्रभारी, एसपी और एसएसपी और आईजी को भी लेटर दे चुका है, परंतु कोई भी कार्रवाई इस संबंध में देखने को नहीं मिल रही है। और इस संबंध में आज हम कलेक्ट्रेट आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि शासन के प्रतिनिधि की आवाज को क्या अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि मैं शासन का प्रतिनिधि हूँ और एक वैलिड चीज जो बच्चों की आवश्यकता की चीज है, जिसलिए मुझे शासन ने नियुक्त किया है, मैं उसी की डिमांड कर रहा हूँ। अगर शासन उसको भी अनदेखा करेगा या जिला प्रशासन, तो कार्य कैसे हम कर पाएंगे। उधर खबर कांकेर जिला से है, जहां दुर्ग कोंदल ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक भवन ने लैंगिक समानता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि जिसमें दुर्ग कोंदल ब्लॉक के सभी ग्रामों से महिलाएं पहुंची हुई थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूर्णिमा मंडल शर्मा ने बताया कि लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। महिला और पुरुष में जो है लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने सहित जो है महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम पर जागरूक किया जा रहा है। वहीं सहभागी साथ से युवराज नागराज ने बताया कि लैंगिक समानता को लेकर महिलाओं और हमारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज भी हमारे समाज में लैंगिक को लेकर या महिलाओं के ऊपर जो असमानता देखी जाती है उसे कैसे दूर करें, इस कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डांस संस्था से जो कि आज के जो कार्यक्रम खास करके जो जेंडर को लेकर प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें जो कि जो स्थानीय दीदी हैं उनको उनके अधिकारों को लेकर विशेष तौर पर उनको कैसे आगे आना है, चाहे घर परिवार से लेकर हो, चाहे अपने अधिकारों को लेकर हो, उन्हें आगे आने के लिए एक नया सीखने का अवसर मिला और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आज जो कार्यक्रम हुआ ये लैंगिक समानता को लेकर के, ये लैंगिक समानता को लेकर के है कि इसमें महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि आज भी हमारे समाज में लैंगिक के ऊपर या महिलाओं के ऊपर जो असमानता देखी जाती है उसको हम एक कैंपेन के माध्यम से हम कैसे दूर करें। ये एक आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमको एक सीख लेने की जरूरत है कि हमको आगे इस प्रकार से कैंपेन बना करके प्रत्येक गांव में, पंचायत में, जिला में इस प्रकार से कैंपेन बनाने की जरूरत है। में काम कर रहे हैं जो जेंडर समानता पे काम कर रहे हैं। इसमें महिला और पुरुष के लिंग आधारित भेदभाव को हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा साक्षर होते हुए ही वो पीछे रहते हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं की हिंसा होते हैं, घरेलू हिंसा, फिर जैसे बाल अपराध, फिर हम लोग
और ऐसे कई सारे व्यवस्था जो है महिलाओं को पीछे रखते हैं, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे, हर विषय पे महिला को पीछे रखते हैं। तो हम लोग वही सबके सामने इस कोशिश में है कि हम लोग जेंडर समानता लाए, लिंग आधारित भेदभाव न हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, जितना पुरुष को अहमियत दिया जाए उतना ही महिलाओं को भी अहमियत दिया जाए और ये जो समाज एक समानतापूर्वक समाज बने, ये हमारा मेन उद्देश्य है। खबर बीजापुर से है, जहां जिले के भैरमगढ़ इंद्रावती क्षेत्र में 19 दिसंबर 2025 को डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक माओवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने उसके शव के साथ हथियार जिसमें 303 राइफल और 9 mm पिस्टल बरामद किए हैं। मारे गए माओवादी की पहचान मारा गया माओवादी जो है गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य फगनू माडवी नाम बताया जा रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। यह मुठभेड़ सुबह 6 बजे के आसपास शुरू हुई और रुक रुक कर चली। ऑपरेशन का विवरण डीआरजी टीम ने माओवादियों की मौजूदगी में खुफिया जानकारी पर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अधवारा कोटामेटा जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। दुर्ग में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के भूतपूर्व छात्र 40 साल बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे। अपनी स्टूडेंट लाइफ के दिनों की यादें ताजा करने के साथ साथ विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपने महती विचार साझा करेंगे। यह अवसर 20 और 21 दिसंबर को रोमन पार्क पुलगांव में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भूतपूर्व छात्रों की एलुमनाई मीट 2025 का होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर एलुमनाई मीट का यह पहला आयोजन है, जिस दौरान रिकनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट और स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशनल अलायंस अमंग एलुमनाई विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें वेटनरी, डेयरी, फिशरी संकाय के करीब 500 भूतपूर्व छात्र जुटेंगे। इन भूतपूर्व छात्रों में 8 छात्र विदेश से शामिल होंगे और 70 भूतपूर्व छात्र देश के 12 राज्यों से और करीब 300 से अधिक भूतपूर्व छात्र छत्तीसगढ़ राज्य के एलुमनाई मीट का हिस्सा बनेंगे। हो रही है, जिसमें बाहर से भी मथुरा के भी जो वहाँ के वाइस चांसलर वो भी पहुंच रहे हैं। उसके अलावा आपके जो कामधेनु विश्वविद्यालय के जो रायपुर के हैं वहाँ से मतलब काफी विशिष्ट अतिथि वहाँ पहुंचते हैं। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ा डेफिनेटली एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री राम विचार नेताम जी हैं, जो हमारे पशुपालन मंत्री भी हैं, साथ में गजेंद्र यादव जी भी हैं, अभी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, साथ में अतिथि भी हैं अभी डोमन लाल गोरसेवाड़ा जी हैं, रिकेश सेन जी हैं, ललित चंद्राकर जी हैं, मथुरा के वाइस चांसलर हैं, आईजीकेवी के वाइस चांसलर हैं, हमारे यहाँ के एलुमिनी है जो हाँ जी डॉक्टर के ध्रुव जी हैं, अमित रस्तोगी जी हैं, हमारे कलेक्टर जो है अभिजीत सिंह जी वो भी हैं और हमारे जो एसपी हैं श्री विजय अग्रवाल जी वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सभी का बड़ा इंटरेस्ट है कि ये कार्यक्रम हो, क्योंकि ये कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि जो हमारे वर्तमान छात्र हैं वो पूर्व छात्रों से सीखें जो उन्होंने किया है, जो अनुभव है उनके, और उसके साथ लेके वो आगे बढ़े। हमारा यही उद्देश्य है। लेकिन साथ में जब एल्यूमिनी आते हैं तो यहाँ एंजॉय करते हैं, अपनी यादों को, सुनहरी यादों को ताजा करते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच भी रखा हुआ है जिसको वो एंजॉय करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम भी है, कुछ प्रेजेंटेशंस भी है, साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस है, तो उससे ये पता चलेगा कि भाई वहाँ जो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या नया कर सकते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मौज मस्ती के साथ में थोड़ी सी साइंटिफिक बातें भी हो जाएं। टोटल 35 बैचेज हैं, कॉलेज 85 में शुरू हुआ था, पहला बैच 90 में पास आउट हुआ, तो अभी 2025 लास्ट बैच तक जो है वो इसमें भाग लेगा। तो करीब 450-500 तक के आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से आएंगे तो है ही है, बाकी जो देश के और जो स्टेट्स हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तराखंड से, रांची से, बिहार से, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश तो है ही अपना जो नेबरिंग स्टेट है, तो बहुत जगह से, गुजरात से, तो काफी जगह से लोगों के आने की संभावना है। काफी लोग हैं इस बार देश में आ रहे हैं। हाँ जी, एल्यूमिनी मीट तो सिर्फ मिलने का है, लेकिन साथ में जो नेशनल सेमिनार है, तो सेमिनार में जो हमको जानकारी मिलेगी शोध के क्षेत्र में जो अपना रिसर्च कर रहे हैं
वहां से जरूर कुछ नया निकल के आएगा, जो हमारे जो वर्तमान के लोग जो छात्र हैं, जो इवन असिस्टेंट प्रोफेसर है, जरूर उनको नया कुछ सीखने मिलेगा। ऐसा कोई रिसर्च के बारे में बताइए जो इसके बारे में। देखिए, रिसर्च तो ऐसा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसमें मेरे को अभी पेटेंट मिला है, तो वो अभी दिसंबर में ही मेरे को पेटेंट ग्रांट हुआ है, जिसमें कि हमने सिल्वर के नैनो कण बनाए थे और उसको हमने जानवरों पे टेस्ट किया, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और उसी वजह से हमको पेटेंट ग्रांट हुआ है। और ये मुझे लगता है विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की विषय। मैं डॉक्टर मंजू रॉय, डीन स्टूडेंट वेलफेयर यूनिवर्सिटी में और प्रोफेसर हूँ। मेरा सब्जेक्ट वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। उधर नवा रायपुर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। दिसंबर को 2 साल पूरा हुआ है और 2 साल में हमारे जितने भी विभाग हैं वो क्या क्या कार्य किए हैं, उसको जनता के बीच में रखने का प्रयास हो रहा है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे विभाग, हमारे CIDC के अध्यक्ष सम्मानित राजू अग्रवाल जी, हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव सम्मानित रजत कुमार जी, हमारे CIDC के MD सम्मानित विश्वेश कुमार जी, हमारे उद्योग संचालनालय के डायरेक्टर सम्मानित प्रभात मलिक जी, साथ ही हमारे सभी सम्मानित प्रेस के सम्मानित साथीगण, आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों का भी 1 नवंबर को नया उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में तैयार हुआ और 1 नवंबर 24 को उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुआ और 1 नवंबर से लेकर अब तक हम लोगों ने 2 वर्षों में 2505 उद्योग अभी तक स्थापित हुए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है और उसी तरह से 43,000 से अधिक हमारे भाई बहनों को रोजगार सृजित हुआ है। साथ ही साथ नई उद्योग नीति के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग कैसे उनको सब्सिडी, अनुदान, ब्याज अनुदान से लेकर प्रोत्साहन राशि जो हम लोग उनको देते हैं, उसका भी काम निरंतर रूप से जारी है। साथ ही साथ प्रथम बार शिक्षा एवं मंत्री फ्लेक्स युक्त मिनी माल को भी औद्योगिक विकास नीति में सम्मिलित किया गया है। पहली बार नीति को रोजगार आधारित बनाया गया है एवं अनुदान रोजगार से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार हेतु और अनुदान का प्रावधान भी किए गए। मेक इन छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीति के अंतर्गत उद्यमियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। नए सेक्टर, पिछड़े विकास खंडों पर नीति में विशेष फोकस भी किया गया है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के देश विदेश के प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रयास के चलते राज्य को 7 लाख करोड़ से अधिक के वैसे 7,83,000 करोड़ निवेश हम लोगों को मिल चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।